यूएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी केमिस्ट्री के क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसका पार्ट 4 पढ़ाया जा रहा है। आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे बिंदु जालक अथवा लैटिस का और एकक कोशिका, जिसे एकक सेल अथवा यूनिट सेल भी कहते हैं। इन दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज के इस क्लास में हम एकक कोशिका का विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। हम आपको इसके कुछ तथ्य बताना चाहते हैं जिनका उपयोग हम इस पूरे क्लास में करने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ठोस घटक कणों से बना होता है। ये घटक कण परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं। इन घटक कणों को सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम एक बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं। सपोज दैट कोई ठोस है जो परमाणुओं से मिलकर बना है। इन परमाणुओं की व्यवस्था निम्न प्रकार है। मान लीजिए परमाणु निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। जब कभी भी इन परमाणुओं को हम सॉलिड स्टेट में दिखाते हैं तो हम सभी परमाणुओं को ना दिखा करके इन परमाणुओं के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं और ये बिंदु इन परमाणुओं के केंद्र को प्रकट करते हैं। अगर मेरी बात समझ में ना आई हो तो फिर से एक बार सुनते हैं। मैंने कहा प्रत्येक ठोस घटक कणों से बना होता है। ये घटक कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं। आपको बताया गया कि केमिस्ट्री की क्लास में, सॉलिड स्टेट क्लास में, हम इन घटक कणों, परमाणु, अणुओं अथवा आयनों को गोले द्वारा, वृत्त द्वारा या किसी भी रूप में निरूपित नहीं करते, बल्कि इन्हें बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं। और ये बिंदु उस परमाणु अथवा उस अणु अथवा उस आयन के केंद्र पे निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने किसी ठोस की एक द्विविमीय संरचना निर्मित है। अगर इस द्विविमीय संरचना को बिंदु के रूप में लिखा जाए, बनाया जाए, तो ये कुछ बिंदु इस प्रकार से बनेंगे। अब ध्यान दें, अब इस आधार पर हम बिंदु जालक अथवा लैटिस की परिभाषा को जान सकते हैं। किसी ठोस में बिंदुओं का नियमित 3D का मतलब 3 डायमेंशियल अर्थात त्रिविमीय, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो। आप एग्जाम्पल पर मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड पर हम जो भी एग्जाम्पल बना पाएंगे वो 2D ही बना पाएंगे, 2 डायमेंशनल बना पाएंगे, यानी द्विविमीय बना पाएंगे। तो अभी इस एग्जाम्पल को आप समझे, अभी अन्य ग्राफिक्स के माध्यम से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, तो किसी ठोस में बिंदुओं का, ये बिंदु क्या होते हैं? बिंदु घटक कणों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों को निरूपित करते हैं तथा उन घटक कणों के केंद्र होते हैं। तो किसी ठोस में बिंदुओं का वह नियमित त्रिविमीय या 3D आप बोले या त्रिविमीय बोले, त्रिविमीय पैटर्न को बिंदु जालक या लैटिस कहते हैं। किसी ठोस में बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय पैटर्न को बिंदु जालक या लैटिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ठोस के अगर घटक कण परमाणु, घटक कणों को हमने परमाणु माना है, अगर वो निम्न प्रकार से व्यवस्थित हो तो उसका लैटिस यानी उसका बिंदु जालक कुछ इस प्रकार से निर्मित होगा। तो इस प्रकार से शायद आप बिंदु जालक अथवा लैटिस को समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखते हैं। हमने बताया घटक कणों को हम बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं। तो इन बिंदुओं का जो नियमित त्रिविमीय पैटर्न होगा, वही पैटर्न बिंदु जालक या लैटिस कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो ग्राफिक्स है आपका, ये कहलाता है बिंदु जालक। बिंदु जालक, और इसमें जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं बिंदु। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एकक कोशिका अथवा एकक
एकक सेल अथवा यूनिट सेल। एकक सेल नाम से स्पष्ट है। एकक सेल किसे कहते हैं? किसी ठोस की वह छोटी से छोटी त्रिविमीय, 3D बोले या त्रिविमीय बोले, त्रिविमीय इकाई जिसकी नियमित पुनरावृत्ति से उस ठोस का निर्माण होता है, एकक सेल कहलाता है। अब ऐसे आपकी समझ में अगर ना आता हो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ईंट की दीवार, या ईंट की दीवार या आपका मकान जो भी ले लें, उसकी छोटी से छोटी इकाई क्या है जिससे वह दीवार या वो आपका मकान जो है बना हुआ है, तो वह ईंट। तो वह ईंट उस पूरी दीवार के लिए एकक सेल कहलाएगा। इससे भी ना समझ में आया तो एग्जांपल और देखते हैं। मेरे हाथ में मैजिक क्यूब है। आप देख रहे होंगे यह मैजिक क्यूब बहुत सारे छोटे छोटे क्यूबों से मिलकर बनी है। तो ये मैजिक क्यूब, इतना बड़ा मैजिक क्यूब बनाने में इसकी जो एक इकाई लगी है, ये एक इकाई, इसी एक इकाई की पुनरावृत्ति से ही तो इस पूरे ठोस का निर्माण हुआ है। और इसकी पुनरावृत्ति कैसी है? नियमित है। इसके बाद तुरंत यहाँ पर एक इकाई है क्यूब की, एक इकाई यहाँ क्यूब की, एक इकाई यहाँ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्यूब नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे मैजिक क्यूब में छोटी छोटी क्यूबें जो हैं मिल करके इस पूरे मैजिक क्यूब का निर्माण कर रही हैं। तो इस मैजिक क्यूब की प्रत्येक छोटी क्यूब इसकी यूनिट सेल कहलाएगी। अब ये अगर इस मैजिक क्यूब की भाषा में और दीवार की भाषा में अगर आपको एकक सेल समझ में आ गया होगा तो आप सॉलिड स्टेट की भाषा में एकक सेल को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखें, आपने जो बिंदु जालक यानी लैटिस जो तैयार किया था, अगर उस लैटिस को कुछ हम इस प्रकार से मिलाएं तो हमको एक त्रिविमीय इकाई मिलेगी। हम देखेंगे तो हमको एक त्रिविमीय इकाई मिलेगी। अब आप पा रहे होंगे कि लैटिस के बिंदुओं को मिलाने से एक छोटी इकाई निर्मित हो रही है। यही इकाई अगर देखें तो इसी इकाई की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद अगला, इसके बाद अगला, इसके बाद अगला, इसी प्रकार से इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सभी तरफ से इन एकक सेलों के मिलने से उस ठोस का निर्माण हुआ होगा। यानी इसमें ये जो पूरी आकृति है, इस आकृति को हम बोलेंगे यूनिट सेल, यानी एकक सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल संभवतः आपको समझ में आया होगा। तो किसी ठोस की वह छोटी से छोटी त्रिविमीय इकाई जिसकी नियमित पुनरावृत्ति से उस ठोस का निर्माण होता है, एकक सेल कहलाता है। और बिंदुओं के नियमित पैटर्न को हम लैटिस कहते हैं। लेकिन अगर उन बिंदुओं को मिला करके एक 3D इकाई बनाई जाए जिसकी पुनरावृत्ति से उस ठोस का निर्माण हुआ हो, तो उस 3D इकाई को कहते हैं यूनिट सेल। संभवतः आपको लैटिस और यूनिट सेल के बारे में समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे एकक सेल यानी यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। एकक सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल एकक सेल और दूसरा है केंद्रित एकक सेल। केंद्रित एकक सेल तीन प्रकार के होते हैं: फलक केंद्रित एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल और अंत केंद्रित एकक सेल। अब हम इन एकक सेलों के प्रकार को पढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारियां देख लेते हैं, जिस आधार पर हम इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। अगर कोई भी 3D आकृति ली जाए तो उसमें आप देखेंगे ये जो इसके सिरे होते हैं, जो भुजाएं होती हैं, इन्हें ज्यामिति की भाषा में कहते हैं कोर। तो इस प्रकार से अगर कोर देखी जाए, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे एक 3D आकृति घन लेते हैं, तो अगर इस घन के कोरों का
कोरों को देखा जाए, गिना जाए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 ऊपर की तरफ और 4 से नीचे की तरफ, 4 और 4 8, 9 10 11 और ये 12। यानी अगर घन की बात करें तो घन में 12 कोर हैं और इन भुजाओं को ही कोर कहते हैं। किसी भी 3D आकृति के कोनों को शीर्ष कहते हैं ज्यामिति की भाषा में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने घन लिया है तो इस घन में अगर कोरों की संख्या गिनी जाए तो घन में कोरों की संख्या होगी, शीर्षों की संख्या अगर गिनी जाए तो शीर्षों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इस घन में कुल कोर हैं 12 और कुल शीर्ष हैं 8। अब तीसरी चीज फलक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। फलक का मतलब समतल सतह से है यहाँ। अब अगर देखा जाए, इस घन की बात की जाए तो इस घन में अगर फलक देखे जाए तो इसमें फलकों की संख्या है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। यानी इस घन में कोरों की संख्या है 12, शीर्षों की संख्या है 8 और फलकों की संख्या है 6। यह सामान्य जानकारी है, बिना इस जानकारी के इस टॉपिक का अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। तो शायद आपको समझ में आई होगी। कोई भी चीज अगर हम लें तो उसमें हमें विभिन्न कोर, विभिन्न फलक और विभिन्न शीर्ष देखने को मिलेंगे 3D आकृतियों में। जैसे घन का एग्जाम्पल हमने दिया। अब देखते हैं अगर हम बात करें सरल घन एकक सेल की, तो सरल घन एकक सेल की परिभाषा हम उस एकक सेल के जालक बिंदु अर्थात घटक कणों की ज्यामितीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था के आधार पर कर सकते हैं। जैसे सरल एकक सेल किसे कहते हैं? ऐसे एकक सेल जिनमें जालक बिंदुएं केवल कोनों पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक आपका एकक सेल बनाया, इसमें 8 कोने हैं। अगर इन 8 कोनों पर ही केवल जालक बिंदुएं हों तो इस एकक सेल को हम कहेंगे सरल एकक सेल। इस एकक सेल को हम कहेंगे सरल एकक सेल। अगर इसी प्रकार से हम देखें फलक केंद्रित एकक सेल को, तो अगर हम एकक सेल का निर्माण करें, तो हम यह पाएंगे कि फलक केंद्रित एकक सेल में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फलक केंद्रित यानी इसमें फलक के केंद्र में जालक बिंदुएं पाई जाएंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चाहे वह सरल एकक सेल हो चाहे वह केंद्रित एकक सेल हो, कोनों पर उपस्थित जालक बिंदुएं हमेशा उपस्थित होती हैं। बिना कोनों पर जालक बिंदुओं के स्थित हुए 3D आकृति की कल्पना हम नहीं कर सकते। एक बार पुनः देख लें, वह एकक सेल जिसमें जालक बिंदुएं केवल 8 कोनों पर हो, यानी 8 शीर्षों पर हो। अब घन का एग्जाम्पल लेकर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इस तरह बात कर रहे हैं। तो वह एकक सेल जिसमें जालक बिंदुएं केवल कोनों पर हो, तो उसे हम कहते हैं सरल एकक सेल। यानी अगर इस प्रकार हम परिभाषा देनी चाहें, लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं सरल एकक सेल उस एकक सेल को कहते हैं जिसकी जालक बिंदुएं केवल 8 कोनों पर, केवल कोनों पर, घन के लिए 8 कोनों पर हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी तरह बात करें फलक केंद्रित एकक सेल की, तो हमने बताया कि चाहे जो एकक सेल होगा उसमें 8 कोनों पर तो जालक बिंदुएं अवश्य होंगी। अब इसमें तो 8 कोनों पर जालक बिंदुएं तो है ही, ये 8। इसके अलावा अगर इस घन को ही हम देखें तो इस घन में कुल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो इसके प्रत्येक फलक पर भी, ये पहले फलक पर, इसके सामने वाले फलक पर, ये ऊपर वाले फलक पर, ये नीचे वाले फलक पर, ये सामने वाले फलक पर और ये नीचे वाले फलक पर।
अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए फिगर से इनको आसानी से ना समझ पा रहे हो तो साइड में आपको जो है कंप्यूटराइज फिगर भी इनके दिखाए जा रहे होंगे, आप उनकी सहायता से आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। अब इस क्यूब के माध्यम से देख लें, ऐसा एक एक्सेल जिसकी जालक बिंदुएं 8 कोनों पर तो हो ही, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में, प्रत्येक फलक के केंद्र में, प्रत्येक फलक के केंद्र में मैं कह रहा हूं कहां, प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो इस प्रकार के एकक सेल को कहते हैं फलक केंद्रित एकक सेल, यानी इनमें जालक बिंदुएं कोनों पर और प्रत्येक फलक पर, सभी कोनों पर और प्रत्येक फलक पर। आगे देखते हैं, अगला है काय केंद्रित एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल के एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो काय केंद्रित एकक सेल वह एकक सेल होता है जिसकी जालक बिंदुएं इसके 8 कोनों के अतिरिक्त इस एकक सेल के बॉडी सेंटर में अर्थात काय केंद्र में उपस्थित होती हैं। अब इनके कोनों पर तो ये जो जालक बिंदु है तो वही है, इसके अतिरिक्त एक जालक बिंदु इसके सेंटर में होगा। मैं कुछ यूं समझाना चाहूंगा कि जैसे इस मैजिक क्यूब का अगर एग्जांपल हम लें तो इसमें 8 जालक बिंदुएं तो 8 कोनों पर होंगी, इसके अतिरिक्त एक जालक बिंदु इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के एकक सेल को कहते हैं काय केंद्रित एकक सेल, यानी इसमें सभी कोनों पर और सेल के केंद्र में, सेल के केंद्र में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला और लास्ट है अंत केंद्रित एकक सेल। अंत केंद्रित एकक सेल वह एकक सेल होता है जिसकी जालक बिंदुएं सेल के कोनों के अतिरिक्त उसके किन्हीं 2 सम्मुख फलकों के केंद्र में होती है। ध्यान दीजिएगा, फलक केंद्रित एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में जालक बिंदुएं थी, जबकि अंत केंद्रित एकक सेल में जालक बिंदुएं कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2, अब वो चाहे तो ऊपर नीचे के लेने, आगे पीछे के लेने, दाएं बाएं के लेने, किन्हीं 2 सम्मुख फलकों के केंद्र, किन्हीं 2 सम्मुख फलकों के केंद्र में उपस्थित होती है। यानी इस प्रकार से अगर हम अंत केंद्रित एकक सेल की परिभाषा देनी चाहें तो सभी कोनों पर और किन्हीं 2 सम्मुख फलकों के केंद्र पर। तो इस प्रकार से आप एकक सेल की परिभाषा को समझ सकते हैं, एकक सेल के प्रकार को समझ सकते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि एकक सेल 2 प्रकार के होते हैं, सरल एकक सेल और केंद्रित एकक सेल। ये प्रकार घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर थे। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है पैरामीटरों के आधार पर। अगर हम बात करें पैरामीटरों की तो एकक सेल के 3 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। एकक सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और इन पैरामीटरों के आधार पर अगर हम एकक सेलों के प्रकार की बात करें तो एकक सेल 7 प्रकार के होते हैं। परंतु हमें यह जानना है कि हमें 12th क्लास सिलेबस में इन 7 प्रकारों में से केवल एक प्रकार घन एकक सेल के बारे में पढ़ना है, जिसकी परिभाषा अभी हम पैरामीटरों के द्वारा देंगे। उससे पहले हम इन पैरामीटरों को जान लेते हैं। इन 6 पैरामीटरों में 3 पैरामीटर जो हैं वो विमीय पैरामीटर हैं और 3 पैरामीटर
इन विमीय पैरामीटरों को ए, बी और सी से प्रकट करते हैं, जिन्हें क्रमशः आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी कह सकते हैं। कोणीय पैरामीटरों को हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रकट करते हैं। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि 3D आकृतियों में 3 अक्ष होते हैं। पहला x अक्ष, दूसरा y अक्ष और तीसरा z अक्ष। साधारणतः किसी घन या कोई भी 3D आकृति हो कि z अक्ष पर स्थित कोण को A से प्रकट करते हैं तथा x अक्ष पर स्थित कोण को B से प्रकट करते हैं तथा y अक्ष पर स्थित कोण को C से प्रकट करते हैं। शायद अब आपको ये 3 विमीय पैरामीटर A, B और C के बारे में नॉलेज हो गई होगी। Z अक्ष, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है विशेषकर घन के लिए कि ए, बी और सी कहां पर होंगे। सामान्यतः यहीं पर लिए जाते हैं, माने जाते हैं। आप अन्य अक्षों पर भी ले सकते हैं। ध्यान दें, जेड एक्सिस पर पैरामीटर ए जो कि विमीय पैरामीटर जो लंबाई बताता है, एक्स एक्सिस पर पैरामीटर बी और वाई एक्सिस पर पैरामीटर सी लिया जाता है। अब अगर कोणीय पैरामीटरों अल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो बी और सी के बीच बनने वाले कोण को अल्फा से, ए और सी के बीच बनने वाले कोण को बीटा से और ए और बी के बीच बनने वाले कोण को गामा से प्रकट करते हैं। अगर ऐसे भी ना समझ में आया हो तो बहुत कुछ हो रहा हो तो कुछ इस तरह समझते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पर ली गई भुजा को ए से, एक्स एक्सिस पर ली गई भुजा को बी से और वाई एक्सिस पर ली गई भुजा को सी से प्रकट करते हैं। बी और सी के बीच बनने वाले कोण को अल्फा से, ए और सी के बीच बनने वाले कोण को बीटा से और ए और बी के बीच बनने वाले कोण को गामा से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 पैरामीटर हैं, 3 विमीय पैरामीटर हैं जिन्हें ए, बी और सी से प्रकट करते हैं और 3 कोणीय पैरामीटर हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा से प्रकट करते हैं। सामान्यतः जेड एक्सिस पर पैरामीटर ए, एक्स एक्सिस पर पैरामीटर बी और वाई एक्सिस पर पैरामीटर सी लिया जाता है, जबकि बी और सी के बीच बनने वाले कोण को अल्फा से, ए और सी के बीच बनने वाले कोण को बीटा से और ए तथा बी के बीच बनने वाले कोण को गामा से प्रकट करते हैं। अब देखेंगे हम घन एकक सेल के बारे में। घन एकक सेल वह होता है जिसके लिए ए बराबर बी बराबर सी, अर्थात लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यानी इनके बीच परस्पर बनने वाला कोण 90 का। ऐसे एकक सेल को घन एकक सेल कहते हैं। हम परिभाषा किस प्रकार देंगे, वह एकक सेल जिसके लिए ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 हो, घन एकक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे ये मैजिक क्यूब एक घन एकक सेल का एग्जाम्पल है। इस मैजिक क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं बराबर हैं। अगर a बराबर 2 सेंटीमीटर होगा तो b बराबर भी 2 सेंटीमीटर और c बराबर भी 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच के कोण की बात करें तो ये भी 90 है। अगर हम इसके चौड़ाई और ऊंचाई के बीच के कोण की बात करें तो
तो ये भी 90 अंश। और अगर हम इसके इस तरफ के कोण की बात करें तो ये भी 90 अंश का होगा। इस प्रकार से आप घन एकक शेल को समझ सकते हैं। अब आगे की इस पूरे चैप्टर में हम केवल घन एकक शेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम घन एकक शेल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।